नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 17 अगस्त 2018 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है। तो इसमें तो गतिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर m मास है और v वेलोसिटी है और mgh है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और mv क्या है, mv है संवेग का फॉर्मूला, मोमेंटम। और ma क्या है, फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है, m मल्टीप्लाई a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी फिनोटाइप क्या होगा। तो देखो, अगर जीनोटाइप TTRR है तो इसमें दोनों ही टी है। अगर एक भी बड़ा होता तो क्या हो जाता वो टेल, लेकिन दोनों ही छोटे हैं तो क्या हो जाएगा वो ड्वेर्फ। तो ड्वेर्फ होगा। और यहाँ पर भी ड्वेर्फ है तो फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन में से एक होगा। अब देखते हैं इसका अगला, आर आर। तो आर आर के अंदर एक बड़ा है तो ये जो बड़े वाला है ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो इसी के लक्षण आएंगे फिनोटाइप में भी। और यहाँ पर बड़े आर का मतलब है राउंड और छोटे आर का मतलब है रिंकल्ड, मतलब झुर्रीदार। तो राउंड वाले गुण आ जाएंगे उसमें। तो राउंड किस में है, थर्ड ऑप्शन में। तो ड्वेर्फ और राउंड फिनोटाइप बनेगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड एड अप्रोक्सीमेटली 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट, व्हाट विल वी ऑब्जर्व। अगर इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl मिला देंगे प्लस HCl, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलकर तो क्या बना लेंगे, साल्ट बना लेंगे NaCl। और एक CO2 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, H2O मॉलिक्यूल। तो इसमें NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ओनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर, नो गैस इज रिलीज। गैस रिलीज नहीं हो रही है ऐसा नहीं है, गैस तो रिलीज हो रही है CO2 इसमें। और सेकंड ऑप्शन कहता है वाइट कलर्ड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इसमें कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ पर NaCl है वो भी वाटर में घुला हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, CO2 गैस इसमें से निकल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा था पिछले पेपर में, F = G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमने पिछले पेपर में भी देखी थी। क्या होती है इसकी, 6.67 × 10⁻11। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ वेट। वेट की SI यूनिट क्या होती है, वेट क्या होता है, W = mg। अब इसकी SI यूनिट तो होती है न्यूटन। और CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट होती है डाइन। तो हमें SI यूनिट पूछा है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। और इस लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ये जो इमेज बनाएगी उसकी लेंथ से कितनी डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंस का फॉर्मूला। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। और अगर मिरर का फॉर्मूला आपको यूज करना हो तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें v तो क्या है, इमेज की डिस्टेंस है लेंस से। और u क्या है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से। और f क्या है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पर हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव लेनी है कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है हमें उत्तल लेंस, तो इसके लिए हम फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशन है वो अगर लेंस के राइट साइड में है तो हमें पॉजिटिव लेनी है उसकी डिस्टेंस। और लेफ्ट साइड में है तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर 30 क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो u = -30। अब f की वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में और u की वैल्यू -30 रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। और v की वैल्यू कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों से रिप्रोड्यूस हो सकता है, कौन सा है वो, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा जो है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो देखो, बक मिनिस्टर फुलरीन, ये भी कार्बन का एक अपर रूप है क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन होते हैं। और डायमंड में भी सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना होता है। और ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना होता है। लेकिन CO2 जो है वो इसमें कार्बन भी होते हैं और ऑक्सीजन एटम्स भी होते हैं।
तो CO2 कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, ये कार्बन का एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म ऑन कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस तरह का, और इधर पॉलिश्ड की हुई होती है। एट ए पॉइंट इज 30 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है, और तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा अवतल दर्पण पर। तो देखो, अवतल दर्पण हो, चाहे कोई रफ सरफेस हो, चाहे कैसा भी सरफेस हो, रिफ्लेक्शन के जो रूल्स है, परावर्तन के नियम, वो हर सरफेस के लिए सेम रहेंगे। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर पर अगर ये 30 डिग्री पर आपतित होता है, तो रिफ्लेक्ट भी कितनी डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर। वैसे ही सेम इसके अंदर होगा मिरर में, इसमें भी अगर 30 डिग्री पर वो आपतित हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट कितने डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर ही होगा। चाहे कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, रिफ्लेक्शन के रूल सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ गैस एक्स इज 5.6 लीटर एट एनटीपी, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स। हमें एनटीपी पर एक एक्स गैस दे रखी है 10 ग्राम, और उसका आयतन दे रखा है 5.6 लीटर। तो एक्स का मोलिकुलर वेट या आणविक भार क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे पी इक्वल टू एन आर टी, इससे हमारे पास मोल आएंगे। तो फिर मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इक्वल टू भार डिवाइड बाई अणुभार, भार मतलब वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। तो हमारे पास भार तो है, हमें अनुभार निकालना है, तो भार तो है लेकिन मोल नहीं है, मोल निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर हमें एनटीपी दे रखा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर रख देना है आपको 1 पी की जगह तो। और टेम्परेचर पर कितना रखना है, टेम्परेचर पर रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 को केल्विन में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर रखना है 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम आपको 5.6 लीटर दे रखा है, और आर की वैल्यू कितनी लोगे, 0.0820। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी मोल, और जब इस फॉर्मूले में रखोगे नीचे वाले में, तो अणुभार आ जाएगा, और अणुभार कितना आएगा, 40। कैलकुलेशन करके देखना आप खुद से, आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर विटामिन के की कमी हो गई आपके, तो आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी अगर चोट लग गई तो। और विटामिन ए की कमी से होता है ब्लाइंडनेस, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन बी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं अलग अलग टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, क्योंकि कोबाल्ट और निकल भी मेटल है और लोहा भी मेटल है, लेकिन फिर भी इन तत्वों से दूर रखा गया था इसको। यह किसकी कमियों में से एक था। तो ये एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, किसने बनाई थी, न्यूलैंड ने बनाई थी। और इसका एक ये कमजोरी थी कि इसने सेम गुण होते हुए भी इनको अलग अलग रखा। जैसे इसने कोबाल्ट और निकल ये तो फर्स्ट कॉलम में रखा था, और आयरन को रखा था इसने लास्ट कॉलम में। इनको रखना चाहिए था एक ही कॉलम में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो ये दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है। तो चूने का पानी तो क्या होता है, लाइम वाटर। वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब इसमें से CO2 पास करेंगे, मतलब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी के कारण ये दूधिया हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके कारण क्या हो जाएगा, दूधिया सफ़ेद। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो, विंड एनर्जी जो है वो तो रेन्यूएबल है, विंड चलती रहती है हमेशा, तो ये तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। जियोथर्मल भी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट जो सोलर एनर्जी है वो भी रेन्यूएबल है, क्योंकि वो हमेशा हमें मिलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती कभी भी। लेकिन जो एनर्जी फ्रॉम फॉजिल्स है, जो अर्थ में दबे हुए फॉजिल्स है, वो लिमिटेड है। अगर उन्हें निकालते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फॉजिल्स के बनने की दर जो है बहुत स्लो है, और हम जो जिस स्पीड से निकाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जीवाश्मों से ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड द हाइड्रोजन इज 1, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। अब NH3 में हमें नाइट्रोजन का दे दिया 14, और हाइड्रोजन का कितना है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +3 इक्वल टू टोटल कितना हो गया 17। तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया का मोलिकुलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या होगा? तो एयर का होता है 1.0003। यहाँ पर और भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ये भी आपको याद कर लेने चाहिए। एयर का तो होता है 1.0003, और एक आइस का इंपॉर्टेंट है वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, रॉक साल्ट और डायमंड, ये तो आपको याद करने ही है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का 2.42, और इनमें सबसे कम होता है एयर का। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O, ये समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो ये एक रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है? 0। यहाँ पर कॉपर का कितना है? 0, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। अब देखो, कॉपर का तो कम हो रहा है और हाइड्रोजन का बढ़ रहा है, तो एक का तो रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों हो रहे हैं रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या होगी? रेडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है और उसकी त्रिज्या 1/3 है। ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो देखो, ग्रेविटेशन के कारण एक्सलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है gm/r²। यहाँ पर g तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है उस प्लानेट का मास, और r है उस प्लानेट की रेडियस। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है वो मास पर तो डायरेक्ट मास के तो प्रोपोर्शनल है, और उसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का जी डैश और जी डैश क्या है? उस प्लानेट का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और जी है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। जब इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? m/2 डिवाइड बाई एम, और r² डिवाइड बाई आर, 1/3 ऑफ r का स्क्वायर। क्योंकि उस प्लानेट का मास तो है आधा और उसकी रेडियस है 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जी डी एस की वैल्यू क्या आएगी? 9/2g। मतलब अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है उसका 9/2 गुना होगा उस प्लानेट का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो ये दिया है सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? तो देखो, बेसिक यूनिट होती है स्पीसीज। स्पीसीज सबसे नीचे होती है क्लासिफिकेशन में, इससे ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन में इससे नीचे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम, अधात्विक गुण बढ़ता है। कौन से एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक हम जाएंगे ताकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ेंगे? तो देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नॉन मेटेलिक गुणधर्म जो है वो कम होते हैं, और जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नॉन मेटल्स के गुण इंक्रीज होते हैं एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम जब सोडियम से क्लोरीन तक जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो सोडियम क्या है? सोडियम है मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटल के गुणधर्म तो बढ़ेंगे ही, और वैसे भी इधर तो मेटल्स है और इधर नॉन मेटल्स है, तो मेटल्स से जब नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि सोडियम से जब हम क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, अधात्विक गुण बढ़ते हैं।